हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस, आज हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ अलग अलग मेजर्स लाए गए हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे गाइस। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक इजी टॉपिक भी है और हम कहें तो डायनेमिक टॉपिक भी है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड घुमा फिरा के या इधर उधर से कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, डेफिनेटली वी नो दैट, हम वो चीज़ जानते हैं। तो हमें हर एक आस्पेक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कवर करना है। तो कुछ चेंजेस जो भी लाए गए हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे, क्या क्या चीज़ों के बारे में नई बात की गई है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग सेशन गाइज। आपको बहुत बेहतरीन पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स को अपने पास नोट करके ज़रूर रखिएगा। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट इन द नियर फ्यूचर। सो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स है या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं उसकी पीडीएफ्स है। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज, अगर आप अपने एग्ज़ाम्स की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पे जो झा सर अकेडमी पे करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं उनको फॉलो करना है, बिल्कुल कंसिस्टेंट होके फॉलो करना है। दैट इज़ मोर देन एनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज, हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उस बैच में आपको जीएस 1 2 3 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहेगा इस, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस बैच में आपको 500+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज, अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द रीसेंट मेजर्स इनिशिएटेड इन डिजास्टर मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टिंग फ्रॉम द अर्लियर रिएक्टिव अप्रोच। पहले के प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण से हटकर भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन में शुरू किए गए हालिया उपायों की चर्चा करें। सो ये क्वेश्चन गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, GS 3 बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमसे बेसिकली पूछा क्या गया है कि हमें रीसेंट मेजर्स के बारे में बताने, जैसे जो डिजास्टर मैनेजमेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब कि कोई भी अगर ऐसी कोई आपदा आ जाती है, जैसे मान लीजिए हम अर्थक्वेक्स की बात करें, सुनामी की बात करें, लैंडस्लाइड्स की बात करें, इस तरीके से कोई भी ऐसा डिजास्टर आ जाता है तो वहाँ पे हमारी सरकार उसको मैनेज करने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो पहले क्या होती थी कि एक रिएक्टिव अप्रोच यूज़ किया करते थे कि उस टाइम पे किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से कार्रवाई करनी है, कैसे इवैक्यूएट करना है लोगों को, कैसे उनको मतलब वो वहाँ पे
सब कुछ चीज़ें देनी है या किस तरीके से डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए प्रिपरेशन करनी है, मिटिगेट करना है, वो सारी चीज़ें। अब उनमें थोड़ा सा उससे हटके कुछ और मेजर्स, कुछ नए उपाय लेके आए गए हैं डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो हमें उन उपायों के बारे में बात करनी है कि क्या ऐसे रीसेंट मेजर्स, नए उपाय लाए गए हैं हाल ही में, तो उनके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। A recent outbreak of COVID-19 has shifted the focus on disaster management. Disaster management in India has been an important point of discussion owing to frequent natural disasters ranging from earthquakes, floods, drought, etc. अब जो हमें रिसेंट आउटब्रेक देखने को मिला, कोविड-19 पैंडेमिक हमें देखने को मिला, तो उससे क्या है, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया। कैसे? अगर हम बात करें कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, जैसे अभी भी हमने क्वेश्चन रीड करते टाइम जब बात की, मैंने आपको बताया, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमने क्या किया कि जब कोई आपदा आ जाती है, जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड आ गया, सुनामी आ गई, यही चीज़ों की हमने बात की। ठीक है, उसमें फ्लड्स है, ड्रॉट्स है, तो या साइक्लोन है, इन्हीं सब चीज़ों की बात की जाती है डिज़ास्टर के, मतलब हमारे माइंड में फॉरमोस्ट यही चीज़ें आती हैं जब हम डिज़ास्टर के बारे में बात करते हैं। लेकिन इसका जो वो पॉइंट ऑफ व्यू है डिज़ास्टर का, वो बदल गया है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का फोकस चेंज हो गया है कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से। क्यों हुआ है? अब अगर आप लोग को ध्यान हो तो क्या हुआ था, कोविड-19 पैंडेमिक को फोर्स मेजॉर का नाम दिया गया था। फोर्स मेजॉर मतलब एक्ट ऑफ गॉड, कि जो कोविड-19 पैंडेमिक है ये एक डिज़ास्टर है, ये फोर्स मेजॉर है, कि भगवान की वजह से, अब एक भगवान का ही, गॉड का एक्ट है, ये एक डिज़ास्टर है, तो इसमें किसी की गलती नहीं है, ये एक डिज़ास्टर है। ठीक है, वेरियस चीज़ों के बारे में बात करते हुए इसको एक फोर्स मेजॉर का नाम दिया गया था कोविड-19 पैंडेमिक को, मतलब एक कि एक डिज़ास्टर है। तो उस टाइम पे ये फोकस चेंज हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का वो फोकस हमारा बदल गया। Following recent measures related to disaster management show that the government now deals with the disasters in a preemptive cum proactive way rather than a reactive way in the following ways. कि अब रीसेंट मेजर्स कुछ लाए गए हैं सरकार द्वारा डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए। वो क्या है कि पहले क्या होता था, सरकार किस तरीके से करती थी, रिएक्टिव वे में काम करती थी कि भाई अच्छा ये डिज़ास्टर हुआ है तो उसके लिए किस तरीके से काम करना है, क्या क्या कार्रवाई होगी, कैसे लोगों को वहाँ से निकालना है, इवैक्यूएट करना है। ठीक है, ये क्या है, ये रिएक्टिव अप्रोच है कि जब हम उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, कि जो चीज़ हमारे सामने है, हमें दिख रही है, फिर हम उस पर कैसे किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। राइट, अब सरकार ने उसको किस चीज़ से किया है, प्रीएम्प्टिव कम प्रोएक्टिव वे, मतलब कि पहले से ही हम उस चीज़ के लिए एक्टिव हैं, तैयार हैं, हमने पहले से ही तैयारियां करके रखी हुई हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम इस तरीके से, जैसे हम बात करते हैं कि प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर्डनेस, हम पहले से ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करके अपने आप को रख रहे हैं, ताकि अगर ऐसी कोई आपदा आती है, ऐसा कोई डिज़ास्टर आता है, तो हम उसको मिटिगेट कर सकें और उससे कोई भी ज़्यादा लॉस ना हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे लाइफ का हो। तो अब क्या किया जा रहा है, सरकार ने क्या चेंज की, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की कि अब रिएक्टिव वे की जगह हम कैसे काम करेंगे, हम प्रोएक्टिव मैनर में काम करेंगे। हम प्रॉब्लम आने के बाद उसका सोल्यूशन नहीं देखेंगे, उस पर रिएक्ट करेंगे, हम पहले से ही उस पर एक स्ट्रैटेजी, एक सोल्यूशन बना के चलेंगे। ठीक है, तो अब किस किस तरीके से किया, हम वो पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन करेंगे। फर्स्ट, practical approach and roadmap with the launch of a global coalition for disaster resilient infrastructure to make the infrastructure resilient in the face of disasters. अब जैसे अभी मैंने बताया कि प्रोएक्टिव अप्रोच किस तरीके से है, कि पहले से ही हम काम करें, ताकि हम पहले से ही इस तरीके से प्रिपेयर करके रखें, अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से रखें ताकि हम उस डिज़ास्टर को मिटिगेट कर सकें और वहाँ पे कि हमें लॉस ना देखने को मिले, किसका, प्रॉपर्टी का भी और लाइफ का भी। तो वो जो प्रॉपर्टी के लॉस की मैंने बात की, वो प्रॉपर्टी का लॉस क्या होता है कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम अर्थक्वेक की ही बात करते हैं, तो अगर ज़्यादा अर्थक्वेक आ जाता है तो उससे क्या होता है, जो बिल्डिंग्स है वो कोलैप्स हो जाती हैं। ठीक है,
तो अब क्या किया जा रहा है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच अप्लाई की गई इसके लिए कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें लॉस देखने को मिलता है, तो अब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ही इस तरीके का क्रिएट करना है कि अगर कोई डिज़ास्टर आता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस डिज़ास्टर को झेल पाएगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इतना रेजिलियंट होगा कि वो एज इट इज़ ही खड़ा रहेगा। वो जो बिल्डिंग होगी वो कोलैप्स नहीं होगी, वो गिरेगी नहीं। तो ना ही प्रॉपर्टी का लॉस होगा, और जो उसके अंदर लोग हैं बिल्डिंग गिरने की वजह से उनकी डेथ भी नहीं होगी। ठीक है, तो क्या लेके आया गया, क्या लॉन्च किया गया, ग्लोबल कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि डिजास्टर सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो डिजास्टर को फेस कर सके, उसको टैकल कर सके। इट प्रोवाइड्स टेक्निकल सपोर्ट and capacity development, research and knowledge management, and advocacy and partnerships to facilitate and encourage investment in disaster resilient infrastructure systems to member states. इसने क्या किया, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया कि भाई ऐसे कुछ मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू या ऐसी टेक्निकल चीज़ें उस पर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस डिज़ास्टर को फेस कर सके, उसको उससे लड़ सके और ऐसे कैसे खड़ा रह सके। ठीक है, उसकी कैपेसिटी को इतना बिल्डअप किया, रिसर्च एंड नॉलेज मैनेजमेंट किया उसमें ताकि उसको इतना रेजिलेंट बनाने के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लगाई, तो उसमें क्या क्या मेंबर स्टेट्स को हेल्प किया इस चीज़ में ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से बनाया जा सके, सो दैट आगे आगे जाके हमें प्रॉपर्टी का लॉस ज़्यादा ना देखने को मिले, और प्रॉपर्टी लॉस की वजह से हमें लोगों की लॉस ना देखने को मिले, मतलब पीपल की लाइफ को हार्म ना हो। नेक्स्ट, Indian Coast Guard, with the assistance of Indian Coast Guard remote operating centers and stations. Navigational text message activated 1 week in advance prevented the loss of fishermen's lives and reduced impact from cyclone Amphan and Nisarg. अब क्या किया गया, इंडियन कोस्ट गार्ड के जो रिमोट ऑपरेटिंग सेंटर्स हैं, स्टेशंस हैं, जहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि अच्छा क्या चीज़ें होने वाली हैं, या फिर नेविगेशनल टेक्स्ट मैसेजेस हैं, उनको क्या किया, उनको एक्टिवेट कर दिया गया एक हफ्ते पहले। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया गया है कि क्या किया गया था, मतलब किस तरीके से प्रोएक्टिव अप्रोच यूज़ की गई। क्या किया कि साइक्लोन अम्फान और निसर्ग आने वाला, तब हम जानते हैं चीज़ कि वो प्रिडिक्शन से वेदर देख के प्रिडिक्शन से क्या किया जा सकता है, पता चल जाता है ये चीज़ कि हाँ अभी इस टाइम पे साइक्लोन आने वाला है, इतने दिनों में इस टाइम पे यहाँ पे साइक्लोन हिट करेगा। तो जब वो साइक्लोन आने वाला था, साइक्लोन अम्फान साइक्लोन निसर्ग का जब हमें पता चला, तो एक हफ्ते पहले ही ये रिमोट सेंटर्स हैं और ये जो नेविगेशनल टूल हैं, इनको क्या कर दिया गया, एक्टिवेट कर दिया गया एक हफ्ते पहले। तो जब इनको एक्टिवेट किया गया तो उससे इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उनको एजिस्टेंस मिली, उनको पता चलता रहा, उस एजिस्टेंस की वजह से ये वहाँ पे जो फिशरमैन थे, उन फिशरमैन्स की जान बचा सके, उनको उनकी डेथ नहीं हो पाई। ठीक है, उनकी जान को बचाने में वो कामयाब रहे। किसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने प्रोएक्टिव अप्रोच यूज़ की कि जैसे उनको साइक्लोन वेदर के बारे में थोड़ा सा पता चला, साइक्लोन के बारे में अंदाज़ा हुआ, उन्होंने ये जो नेविगेशनल टूल्स हैं इनके माध्यम से पूरी की पूरी चीज़ उनको पता चली, उनको देखते देखते उनसे इंफॉर्मेशन लेते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड को हेल्प हुई और उन्होंने लोगों की जान बचा ली। राइट, नेक्स्ट इज IMD is to launch a dynamic impact based cyclone warning system aimed at minimizing economic losses. अभी क्या है, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, अब उन्होंने किस चीज़ पे किया है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो कि डायनेमिक होगा और इम्पैक्ट बेस्ड होगा। मतलब कि क्या पता चल जाएगा कि जैसे अभी हमें क्या पता चलता है, क्या बताया जाता है कि ये साइक्लोन है और ये इस टाइम पे आएगा, इस टाइम पे इस जगह पे ये हिट करेगा, इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमें पता चल जाती है। लेकिन अब क्या है कि वो इस तरीके के सिस्टम की बात करें, अब एक वार्निंग सिस्टम जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट भी होगा, कहाँ पे किस किस एरिया पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है इस साइक्लोन का, जिससे कि अगर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा तो हम वहाँ पे इकोनॉमिक लॉस को बचा सकते हैं।
ठीक है, हम कम कर सकते हैं लॉस को। जो लॉस जब हमें पता ही नहीं है कितना क्या चीज़, जैसे एकदम से अगर हमारे पास कोई चीज़ आती है, कोई डिज़ास्टर एकदम से आता है, तो हम उसको बचा नहीं पाते अपनी कोई भी चीज़ को। लेकिन जब हमें पहले से पता हो कि कितना ज़्यादा खतरनाक है, क्या चीज़ है, तो हम लॉस को बचा सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज field training exercises are conducted to improve existing emergency preparedness and strengthen regional response mechanism। अब क्या की जा रही है कि फील्ड पे जो मतलब वो एक एनवायरनमेंट सेट करके कि अगर इस तरीके का डिज़ास्टर आता है या ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, कैसे कैसे काम करना है, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करवाई जा रही है फील्ड पे ही, ताकि ये जो एकदम से इमरजेंसी आती है तो उसके लिए प्रिपेयर करना और काम करना, उसको उसके लिए जो लॉस होगा वो बचाने के लिए प्रॉपर तरीके से फास्टली। क्योंकि अगर जो बंदा ट्रेंड है जिस चीज़ के लिए, हम कहते हैं ना कि एक बंदा स्पेशलाइज्ड है, तो जो स्पेशलाइज्ड है किसी चीज़ में वो प्रॉपर तरीके से जल्दी उसके लिए काम करेगा, बहुत जल्दी उसका हाथ चलेगा, बहुत जल्दी वो उस चीज़ को काम को कर पाएगा, क्योंकि वो अपने ज़हन में बहुत अच्छे से उस चीज़ के बारे में जानता है, क्योंकि उसकी स्पेशलाइजेशन है। तो उनको स्पेशलाइज बनाना है वो ट्रेनिंग देके उसी फील्ड पे, उसी के जैसी फील्ड पे। तो ट्रेनिंग देने से क्या होगा कि उन वो बहुत जल्दी इमीडिएट या इमरजेंसी में प्रिपेयर कर पाएंगे और स्ट्रेंथन कर पाएंगे रीजनल रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को। Next, building dedicated institutions like the National Fire Service College and National Disaster Response Force, कि कुछ ऐसे बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशंस, डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस बनाने पे भी बात की जा रही है, काम किया जा रहा है। जैसे कि नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, ये इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की जा रही है, ताकि कहीं पे भी जो फायर रिलेटेड है वहाँ पे ज़्यादा हमें डिज़ास्टर या वहाँ पे ज़्यादा लॉस हमें देखने को ना मिले। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज बनाने की बात की जा रही है, डेवलप करने की। और नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ये बनाने की बात की जा रही है। मतलब इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की, इसको प्रॉपर तरीके से बिल्ड करने की बात की जा रही है, ताकि हम डिज़ास्टर को टैकल कर सकें प्रॉपर तरीके से, पहले से ही हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें और हम अपने सिटीजन्स को भी उसके लिए प्रिपेयर्ड रख पाए। नेक्स्ट, NDRF मतलब नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हैज़ अचीव्ड बेंचमार्क्स अंडर सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। अब ये क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंडाई फ्रेमवर्क आया था एक, सेंडाई फ्रेमवर्क किसके लिए लाया गया था कि डिज़ास्टर का जो रिस्क है, मतलब जो आपदा आती है, कोई भी डिज़ास्टर हमें देखने को मिलता है तो उसकी वजह से, अब क्या है, हमें पता है कोई भी डिज़ास्टर है तो उसकी वजह से हमें रिस्क तो देखने को मिलता है, चाहे अर्थक्वेक है, फ्लड है, लोगों की जान बहुत ज़्यादा खतरे में होती है, या हम बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टी है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसके रिडक्शन पे बात करने के लिए कि किस तरीके से डिज़ास्टर के रिस्क को हम कम कर सकते हैं, सेंडाई फ्रेमवर्क लाया गया था। तो उसमें NDRF नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के लिए कुछ बेंचमार्क सेट किए गए थे, जिन पे उनको काम करना है, ताकि प्रॉपर तरीके से हम डिज़ास्टर के रिस्क को कम कर सकें। जो हमें खतरा देखने को मिलता है, आपदा का जो खतरा होगा उसको हम एक लेवल पे कम कर सकें। ठीक है, तो ये क्या थे, ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच थी जो सरकार लेकर आई। पहले सरकार क्या करती थी, पहले सरकार की रिएक्टिव अप्रोच थी, वो रिएक्टिव वे में काम किया करती थी पहले, कि किस तरीके से अगर ये चीज़ आई है, मतलब वो उनकी स्ट्रैटेजी तब भी होती थी, ऐसा नहीं है तब स्ट्रैटेजी नहीं हुआ करती थी, स्ट्रैटेजी तब भी होती थी। वो स्ट्रैटेजी क्या होती थी कि जैसे हमें पता चल गया पहले ही कि अच्छा जैसे साइक्लोन है, कि अच्छा साइक्लोन आने वाला है इस दिन, हमें 2 to 3 डेज पहले पता चल गया कि यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, इस जगह पे हिट करेगा, तो हम वो जो 2 to 3 डेज है हम वहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू करते हैं। ठीक है, वहाँ पे कि किसी का लॉस ना हो, हम जो भी चीज़ें हम वो प्रिपेयर करते हैं, सब कुछ प्रिपेयर्डनेस करके रखते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव अप्रोच में क्या चीज़ है, प्रोएक्टिव अप्रोच में क्या है कि अभी हमें पता है अभी कोई डिज़ास्टर है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम उसके लिए तैयारी करके रख रहे हैं कि अगर डिज़ास्टर आता है तो उसके लिए हमारे पास सब कुछ पूरा का पूरा रेडी है, पहले से रेडी है। ठीक है,
तो वो है प्रोएक्टिव अप्रोच, कि पहले से ही जब हमें पता है कि अभी कोई है नहीं। रिएक्टिव तो क्या है कि जब हमें पता अच्छा 2-3 दिन में साइक्लोन आने वाला है तो अब हम काम कर रहे हैं उस पर, अब हम उसको बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो है रिएक्टिव। लेकिन जब हम डिजास्टर का हमें पता ही नहीं है कि अभी आना है कि नहीं आना, अभी कुछ भी नहीं है लेकिन हमने पहले से ही काम करना शुरू कर दिया। इट्स जस्ट लाइक कि अभी पता है 5 जून को पेपर है, तो अभी 2-3 महीने पहले शुरू हो गया, अरे भाई अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं, जल्दी 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 करना है। और प्रोएक्टिव क्या है कि 1-1.5 साल पहले ही हमें पता है कब एग्ज़ाम है या हमें एग्ज़ाम देना है, हमें नहीं पता चलो कब भी एग्ज़ाम है मान लो, लेकिन हमें पता है हमें एग्ज़ाम देना है 2022 में, हमें क्लियर करना ही है। तो 1-1.5 साल पहले ही स्टार्ट कर दिया पढ़ना, वो है प्रोएक्टिव अप्रोच, कि पहले से ही हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सरकार ने ये स्ट्रैटेजी अपनी चेंज की। Now, on the concluding note, with such new measures, India will able to comprehensively fight the disasters to minimize the post effects. अब ये जो नए मेजर्स हैं बहुत ही बेहतरीन हैं। इंडिया प्रॉपर तरीके से लड़ पाएगी डिज़ास्टर्स के साथ, और जो उसके बाद के डिज़ास्टर के आने के बाद के जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं उन इफ़ेक्ट से भी प्रॉपर तरीके से इंडिया लड़ पाएगी, लड़ पाने में सक्षम है और उससे लॉसेस को मिनिमाइज कर पाएगी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।